कहाँ तक लिया था टॉपिक बेटा? यूनिट 4 चल रही थी ना? ये टॉपिक समझाया था आई थिंक लास्ट में बेटा, जाते जाते। रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। मैंने कहा था अनपेड सेलर का टॉपिक अपना यहाँ पे पॉइंट अप हो गया। एक बार मुझे कंफर्म कर दो ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बेटा? ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अनपेड सेलर टॉपिक खत्म हो गया। अब ये टॉपिक क्या कहता है कि जरूरी नहीं है हमेशा गलती किसकी हो, बायर की। कई बार गलतियां हमारा सेलर भी करता है। अब इस बार क्या है, सेलर ने गलती की है और बायर जो है उसके खिलाफ एक्शन ले रहा है। क्या पढ़ रहे हैं? रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। क्या लिखा हुआ है देखो इसमें? पहला मैंने लिंक करके याद कराया था, आप याद करो। मैंने कहा था जो पॉइंट ऊपर आ रहा था तुम्हारा, दो तो एज इट इज आएंगे। कौन से? रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, स्यू फॉर इंटरेस्ट, स्यू फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद बोला था कि ये स्यू फॉर डैमेजेस ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस था ना, या बन जाएगा डैमेजेस ड्यू टू नॉन डिलीवरी। फिर हमने कहा स्यू फॉर प्राइस बन जाएगा ब्रीच ऑफ वारंटी, बन जाएगा ना। एक आखिरी एक्स्ट्रा आया था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बायर कह सकता है कि भाई डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी, आप तो मुझे क्या करो, कॉमोडिटी दिलाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पर 5 राइट है बायर के अगेंस्ट द सेलर। और अब हम इसे किससे लेने वाले हैं? आईसीआई से। आई थिंक आईसीआई से नहीं कराया मैंने आपको, है ना? एक चार्ट बना हुआ है देखो यहाँ पे, राइट्स ऑफ बायर। हेडिंग है रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। पेज नंबर कौन सा? 2.62। ठीक है, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। क्या क्या चीजें आ रही है? डैमेजेस ड्यू टू नॉन डिलीवरी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ब्रीच ऑफ वारंटी, एंटीसिपेटरी ब्रीच, स्यू फॉर इंटरेस्ट। सबसे पहले नॉन डिलीवरी। सेलर wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer। सेलर गलत तरीके से गुड्स देने से मना कर रहा है। बायर केस फाइल करेगा किसके लिए? गिव मी डैमेजेस ड्यू टू नॉन डिलीवरी। ठीक है, वहां पे आ रहा था निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस, यहाँ क्या आ रहा है? निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स। एक एग्जांपल दिया है, वैसे इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी पढ़ लो। कॉन्ट्रैक्ट रेट कितनी है? 1050। Shoe manufacturer agreed to sell 100 pair of shoes to B at a rate of 1050 per pair. A knew that B wanted shoes for the purpose of reselling to C at the rate of 1100. डैमेजेस निकालना, कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस निकालते थे ना, निकालो। फेशियल डैमेजेस कैसे निकलते थे भाई? लॉस ऑफ प्रॉफिट। इससे इतने में खरीदेगा, उसको उतने में बेचेगा। कितना? 50 रुपए पर पेयर के हिसाब से, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द रीसेल प्राइस। ऐसे ही तो निकालते थे कि तुमसे इतने में खरीदूंगा, आगे इतने में बेचूंगा। एक क्वेश्चन किया था ना कॉन्ट्रैक्ट में, XYZ वाला, याद आ रहा है? तो उसमें ऐसे ही निकाला था अपन ने, लॉस ऑफ प्रॉफिट ही मिलता है। आगे देखो क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या है? सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, बायर गया हमारा कोर्ट के पास, क्या कहता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे दो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कब मिलेगा? जब आपके गुड्स होने चाहिए असर्टेन या स्पेसिफिक, यूनिक होने चाहिए, इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होने चाहिए, तभी आपको रेमेडी मिलती है, अदरवाइज नहीं। वरना कोर्ट क्या कहेगा? बेटा गुड्स खरीद के दे दो ना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जरूरत क्या है? गुड्स खरीद के ही दे दो ना। तो गुड्स कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक या यूनिक नेचर के, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या उसकी कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी।
जिसके लिए वो क्या कहता है, ये तो मेरे लिए बहुमूल्य है, इसकी कीमत तो मैं रुपए में लगा ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये ऑर्डर हमें मिलता है। प्लस क्या होना चाहिए, गुड्स कैसे है, स्पेसिफिक एंड असर्टेन। कौन इशू कर सकता है ये ऑर्डर, कोर्ट। कौन से एक्ट के अंदर पावर दी गई है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, ऐसा बोला गया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने की पावर किस एक्ट में दी गई है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। आगे क्या बोला, इट एम्पावर्स द कोर्ट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वेयर द डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी। अगर डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी होते तो कोर्ट क्या बोलता, बेटा डैमेजेस दे दो। अगर डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी होते तो कोर्ट क्या बोलता, डैमेज दे दो, ठीक है ना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जरूरत क्या है, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर काफी रेयर केसेस में दिया जाता है। सिर्फ कब दिया जाता है, जब आपके गुड्स स्पेसिफिक है, असर्टेन्ड है, स्पेशल नेचर के हैं, यूनिक है, इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, एंड डैमेजेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। और बंदा कहता है कि मुझे तो ये गुड्स ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो कोर्ट ऑर्डर देता है आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। क्लियर है क्या बेटा, बताओ, ठीक है। क्या क्या चीजें आई, कैसे होने चाहिए गुड्स, स्पेसिफिक और असर्टेन। पावर किसके पास, कोर्ट के पास। कौन से एक्ट में दी गई है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अच्छा, कोर्ट के पास ऑर्डर है, पावर है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब देगा, डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी कब देंगे भाई, कैसे गुड्स होने चाहिए, स्पेशल नेचर के या फिर यूनिक। एक ये वाला एग्जांपल देखो, ए एग्रीज टू सेल अ रेयर पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड। अब आ गया ना यूनिक गुड्स, रेयर हो गए ना, मतलब इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बट ऑन ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी ए रिफ्यूज टू सेल द सेम, बी में फाइल अ सूट अगेंस्ट ए एंड फॉर ऑब्टेनिंग द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू कंपेल ए टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। और इसी कंपेल ए वाले ऑर्डर को बोला क्या जाता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट बंदे को मजबूर करेगा, तुझे ये काम करना ही पड़ेगा, उसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्लियर है क्या, बताओ बेटा। फिर आया सू फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। सेलर ने वारंटी ब्रीच कर दी या बायर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया, दोनों ही केसेस में अब वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। क्या मिलेंगे सर, डैमेजेस। क्या लिखा है देखो, ब्रीच ऑफ वारंटी कर दी किसने, सेलर ने, या फिर बायर ने इलेक्ट किया कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या मानेगा, ब्रीच ऑफ वारंटी, देन बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स, ठीक है, लेकिन वो क्या ले सकता है, डैमेजेस। अब डैमेजेस कैसे, देखो कल 3 वर्ड बताए थे आपको, डिमिन्यूशन, एक्सटिंक्शन, डैमेजेस। 10 रुपए की चीज है, सही नहीं निकली बेटा, मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो 10 की जगह 8 दूंगी, डिमिन्यूशन। 10 रुपए की चीज सही नहीं निकली, मैं तो कह रही हूँ मैं तो कुछ नहीं दूंगी, एक्सटिंक्शन। 10 रुपए की चीज है, मैं बोल रही हूँ नुकसान तो मुझे 12 का हुआ है, उल्टी आप मुझे दो डैमेजेस, ये क्या हो गए, डैमेजेस, ठीक है। ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी में बदल गई, तो यहाँ पर कैंसिल तो कर नहीं सकते सर, क्या मिलते हैं, डैमेजेस। और इन डैमेजेस के लिए 3 वर्ड यूज होंगे, डिमिन्यूशन, एक्सटिंक्शन, डैमेजेस। क्लियर है क्या, बताओ। इसके बाद में क्या आया, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। आइदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, अदर पार्टी में treat it as a treat the contract as subsisting, wait for the due date, और may treat the contract as rescinded। वही एंटीसिपेटरी ब्रीच है भाई, बिफोर ड्यू डेट वाली। कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होता था, चाहे तो उसको कैंसिल कर दो, चाहे तो उसको वैलिड मान लो, याद आ रहा है, एंटीसिपेटरी ब्रीच पड़ा था यूनिट नंबर 5 में, सेक्शन 39। एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया या परफॉर्म करने से मना कर दिया बिफोर ड्यू डेट, दूसरी पार्टी क्या कर सकती थी, उसकी इच्छा पर कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल, चाहे तो उसको कैंसिल कर दे और चाहे तो उसको जारी रखे, याद आ रहा है। तो वही चीज यहाँ दी है, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करना, बिफोर ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया किसने, सेलर ने, देन बायर कैन sue फॉर डैमेजेस ड्यू टू एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ क्या है, एक बार बता देती हूँ, वेयर आइदर पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल, आइदर पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द सेल, मतलब ये पॉइंट तुमने उसमें भी अनपेड सेलर में भी तो बेटा पढ़ा था ना, और यहाँ भी आ रहा है ना, दोनों का सेक्शन सेम चल रहा है, एक जगह याद कर लिया ना, वही डिट्टो दूसरी जगह लिख देना,
सेक्शन अलग अलग नहीं है, इसका मैटर यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है, जो वहां पढ़ा था वही दे सकते हो, वही चल रहा है सेक्शन 60। आइदर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, चाहे सेलर हो या बायर हो, ठीक है। रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट, ड्यू डेट से पहले कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, तो दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, चाहे तो इसको कंटिन्यू कर ले वेट फॉर ड्यू डेट, और चाहे तो इसको कैंसिल कर दे और डैमेजेस ले ले। एक क्वेश्चन किया था यूनिट नंबर 5 में, रामा स्वामी चेन्नई उड़द दाल की सप्लाई वाला, याद आ रहा है, चाहो तो उसे कैंसिल कर दो उसी दिन और डैमेजेस ले लो, तो हमारा आ रहा था 1 लाख रुपए निकल रहा था, आ रहा था। और फिर बोला था चाहे तो ड्यू डेट का इंतजार कर ले और फिर डैमेजेस ले ले, तो आ रहा था 1,30,000, याद आ रहा है। तो वही दो काम तो ये हमें बोल रहा है कि चाहे तो तुरंत कैंसिल कर दो, चाहे तो ड्यू डेट का इंतजार कर लो, ठीक है। ड्यू फॉर इंटरेस्ट, यहां से मत लेना, सिंपली जो वहां लिया था ना वही ले लो मैटर। देखो यहाँ पे भी दोनों चीजें आ रही है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम वही वाला मैटर किया था ना वही दे आना। इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब एग्रीमेंट में लिखा है स्पेसिफिक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में कब नहीं लिखा है तो कब मिलेगा, व्हेन ही विल नोटिफाई द सेलर। अब बायर की जगह क्या कर देंगे, बस सेलर, व्हेन ही विल नोटिफाई द सेलर। किस रेट पे मिलेगा, जो कोर्ट को सही लगे, किस रेट पे मिलेगा, जो कोर्ट को सही लगे। वहां याद किया था ना वही लिख देना, सेक्शन तो सेम ही है, सेलर और बायर आ रहा है, देखो दोनों चीजें, मतलब सेलर और बायर के लिए प्रोविजन सेम है, तभी वहां भी आया था और यहाँ पे भी आया है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये खुद चाहे तो रीड आउट कर लेना, जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, सुन लो। मैंने बोला दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की, सेलर और बायर। इस बार कॉन्ट्रैक्ट किसने तोड़ा है, सेलर ने। बायर के पास क्या क्या रेमेडी है, बायर कहता है तुमने टाइम पे गुड्स की डिलीवरी नहीं दी, मुझे नुकसान हुआ, गिव मी डैमेजेस ड्यू टू नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, एंटीसिपेटरी ब्रीच के डैमेजेस मांग रहा है। इतने समय तक मैंने पैसा तो तुम्हें पहले दे दिए, काम तुम अभी तक नहीं किया, गिव मी इंटरेस्ट, ठीक है। फिर स्यू फॉर प्राइस की जगह क्या बन गया, स्यू फॉर डैमेजेस ड्यू टू ब्रीच ऑफ वारंटी। सेलर ने वारंटी ब्रीच कर दी, बायर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी के बराबर मान लिया। अब इस केस में कैंसिल तो नहीं कर सकता, क्या मिलेंगे, सिर्फ डैमेजेस, डिमिन्यूशन, एक्सटेंशन, डैमेजेस, ठीक है। एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया, स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कब मिलेगा, जब कमोडिटी रेयर है, यूनिक है, स्पेसिफिक, असर्टेन, डैमेजेस नॉट एडिक्वेट रेमेडी, कोर्ट के पास पावर है, अंडर विच एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, दैट्स इट, इतना करना है, हो जाएगा क्या, बताओ मुझे। इसके बाद में अपना एक टॉपिक बचा है इस यूनिट में, वो है हमारा ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल बेटा डिटेल में यहां पर पढ़ने जा रहे हैं अपन, अदरवाइज इसके बारे में तो अपन ने काफी सुन रखा है, यूनिट 1 में भी आया था ऑक्शन सेल, आया था। अच्छा अब एक बार डिटेल में सिचुएशन देखो क्या होती है। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आएगा, इस दिन इन चीजों की नीलामी रखी जाएगी, आप चाहो तो भाग ले सकते हो, इनविटेशन टू ऑफर, एम आई राइट और नॉट, बताओ, ठीक है। इंटरेस्टेड बंदे उसके लिए क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे और बोली लगाएंगे, बिडिंग इज ऑफर, ठीक है। फिर वो ऑक्शनियर होता है, वो फॉलो फेमर करता है बेटा, 1 2 3, तो वो है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट बन गया टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट का एग्जांपल था फॉलो फेमर इन केस ऑफ ऑक्शन से। पूरा सिनेरियो समझ आया। इट इज अ मेथड ऑफ सेलिंग द गुड्स पब्लिकली, गुड्स को पब्लिक में बेचने का एक तरीका है, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा, हाईएस्ट बिडिंग, गुड्स उसको बेच दिए जाएंगे, ठीक है। समझ आई बात की नहीं आई। ऑक्शनियर, जो बंदा ये ऑक्शन कंडक्ट करा रहा है, जो नीलामी करवाता है, जो हथौड़ा मारता है, ऑक्शनियर इज द एजेंट ऑफ द सेलर। ऑक्शनियर किसका एजेंट है, सेलर का। ही विल बी गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ एजेंसी, उसके ऊपर एजेंसी के रूल्स लगेंगे। क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। इट इज अ मेथड ऑफ सेलिंग द गुड्स पब्लिकली, हाईएस्ट बिडर है, तो सबसे ऊंची बोली लगाएगा, गुड्स उसको बेच दिए जाएंगे। ऑक्शनियर किसका एजेंट है, सेलर का, एंड ही विल बी गवर्न्ड बाय लॉज ऑफ एजेंसी, एजेंसी के नियम ऑक्शनियर पर लगेंगे। रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल कहां दिए हुए हैं, सेक्शन नंबर 64। क्या कहता है देखो, पहले
गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स। लॉट मतलब ढेर, ग्रुप, बल्क, है ना। अब क्या चीज है ये देखो, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए, एक लॉट के अंदर तो आप बेच रहे हो फर्नीचर, ठीक है, और एक ढेर बना दिया आपने जिसके अंदर आप बेच रहे हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब इनकी अलग अलग बोली लगती है। हो सकता है इस वाले लॉट को ए खरीद ले और इस वाले लॉट को बी खरीद ले, तो ये दोनों अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बताओ। बनाएंगे ना। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स देन एवरी लॉट इज सेपरेट सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हर लॉट अलग से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाएगी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या, बताओ। अगर गुड्स को ढेरों में बेचा गया तो हर लॉट जो है वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी। अब इसको पढ़ो, पॉइंट नंबर 1 को। अगर दोनों लॉट एक ही खरीद, हाँ, तो भी कॉन्ट्रैक्ट तो अलग अलग है ना, बोली अलग अलग लगी है ना। वेयर द गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स, एवरी लॉट इज सेपरेट सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेकेंड पॉइंट, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पूरा कब होगा, फॉल ऑफ हैमर। 99% तो फॉल ऑफ हैमर। लेकिन मान लो आपकी ऑप्शन सेल जो है वो इस ऐसे एरिया में हो रही है जहाँ पे कोई और कस्टम या प्रथा चलती आ रही है, वहां पर हैमर फॉल करके उसको कंक्लूड नहीं करते, दे कंक्लूडेड बाय वे ऑफ क्लैपिंग, बाय वे ऑफ विसल, बाय वे ऑफ हॉर्न, वो भी वैलिड माना जाएगा। तो फॉल ऑफ हैमर और इन एनी अदर कस्टमरी मैनर, लैंग्वेज ये आएगी। क्या लिखा है देखो, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फॉल ऑफ हैमर और इन एनी अदर कस्टमरी मैनर। क्लियर है क्या, बताओ। नेक्स्ट आ रहा है राइट टू बिड मे बी रिजर्व। सेलर रिजर्व कर सकता है राइट टू बिड। सेलर कहता है इस बार हमारा एक बार बोली मैं भी लगाऊंगा, एक बार बोली मैं भी लगाऊंगा। अगर उसने राइट टू बिड रिजर्व कर लिया तो वो एक बार बोली लगा सकता है, पर सिर्फ कितनी बार, एक बार, एक से ज्यादा नहीं लगा सकता, एक से ज्यादा नहीं लगा सकता। जैसे मान लो सेलर ने बोली लगाई 10 लाख, किसी और ने बोली लगा दी 10 लाख 1 रुपए की, अब हमारा सेलर दोबारा बोली नहीं लगा। क्लियर है क्या, बताओ। जैसे ये प्राइस कंट्रोल करने का एक तरीका है, अगर उसको लगता है मेरी कमोडिटी सस्ते दामों में बिक रही है तो बोलता है इससे बढ़िया तो मैं अपने पास ही रख लूं, एक बार बोली मैं भी लगा सकता हूं। ठीक है, आगे क्या है इसके अंदर, अगर सेलर ने ये राइट टू बिड रिजर्व नहीं किया तो लगेगा पॉइंट नंबर 4, वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर। सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय सेलर मतलब सेलर ने राइट टू बिड रिजर्व इस बार नहीं किया, अब वो बोली लगा नहीं सकता। फिर भी अगर वो बोली लगाता है, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू बोली लगवाता है, खुद लगाए, किसी और के थ्रू लगवाए, या फिर ऑक्शनियर जानबूझ के ऐसी बोली को एक्सेप्ट करता है, ऑक्शनियर भी तो सेलर का ही एजेंट है ना। अगर सेलर ने राइट टू बिड रिजर्व नहीं किया तो बोली नहीं लगा सकता। फिर भी अगर वो लगाता है, किसी दूसरे के थ्रू लगवाता है, या ऑक्शनियर जानबूझ के ऐसी बोली को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा, दैट इट इज नॉट लॉफुल, इट विल बी कंसिडर्ड एज फ्रॉडुलेंट, इट विल बी कंसिडर्ड एज फ्रॉडुलेंट। नेक्स्ट आया हमारा रिजर्व प्राइस, अपसेट प्राइस। रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस ये भी प्राइस कंट्रोल करने का एक तरीका है बेटा। कैसे भाई, ये वो मिनिमम प्राइस है जिसके नीचे ऑप्शन सेल वैलिड नहीं होती, चाहे हैमर ही फॉल क्यों ना हो जाए। ऑलरेडी बता दिया जाता है पहले कि कम से कम बोली इतने की तो होनी चाहिए। रिजर्व प्राइस और अपसेट प्राइस, इट इज द मिनिमम प्राइस बिलो विच ऑप्शन सेल इज नॉट वैलिड। ठीक है, क्या लिखा है देखो, रिजर्व प्राइस है मिनिमम प्राइस बिलो विच ऑप्शन सेल इज नॉट वैलिड। चाहे ऑप्शनियर बाय मिस्टेक हथौड़ा भी मार देना तो भी ये सेल वैलिड नहीं होगी, कम से कम रिजर्व प्राइस तो होना ही चाहिए। और ये ऑलरेडी एडवांस में बता दिया जाता है, बिडिंग स्टार्ट होना उससे पहले बता दिया जाता है, सेल इज सब्जेक्ट टू रिजर्व प्राइस। फिर आया तुम्हारा प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना, ये मैंने आपको पहले भी बताया एक बार एग्जाम्पल में। देखो
सेलर जो है दो क्लोज कंपिटिटर बेटा ऑक्शन प्लेस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े लेवल के बिडर्स हैं, उनके होते हुए उनके नाक के नीचे से कोई प्रॉपर्टी दूसरा बंदा ले जाए ना, वो होने नहीं देंगे। समझ आ रही है? उनकी रेपुटेशन का सवाल है, ठीक है। अब हमारा सेलर जो है इस सिचुएशन का फायदा उठाता है, क्या करता है, अपने ही 4-5 आदमी ऑक्शन प्लेस पे प्लांट कर देता है। क्या बोलता है, ऊंची बोली लगाना, ऊंची बोली लगाओगे जिससे क्या होगा, सो एज टू हाइक द प्राइस, जिससे मेरी कमोडिटी ऊंचे दामों में बिक जाए। चिपक भी सकती है, यस और नो, और बेचारा अपना दुखड़ा किसी से बोल भी नहीं पाएगा, अरे मेरे ही आदमी थे। और ऑक्शन सेल से लेकर के सारे खर्चे खुद भुगतेगा। भाई न्यूज़पेपर में ऐड गया, ऑक्शन प्लेस पे लोगों को बुलाया है तो अरेंजमेंट किए, ऑक्शनियर तो पार्टिसिपेट करने आया, सबके खर्चे भी क्या करने पड़ेंगे, खुद ही भुगतने पड़ेंगे। समझ आई बात की नहीं आई, बताओ बेटा, ठीक है। और अपना दुख भी किसी को बोल नहीं सकता, इसको बोला जाता है प्रिटेंडेड बिडिंग। अगर बायर को पता चल गया कि सेलर ने इस तरीके से दाम को बढ़वाया था, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। अग्रीड पार्टी हमेशा कौन है यहाँ पे, बाय। क्लियर है क्या, बोलो। अब ऑप्शन सेल रिवाइज कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है थ्योरेटिकली 6 मार्क्स का, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है 6 मार्क्स का। है क्या चीज, देखो सेक्शन नंबर 64, मेथड ऑफ सेलिंग द गुड्स पब्लिकली। पब्लिक में गुड्स बेचने का एक तरीका, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा गुड्स उसको दे दिए जाएंगे। ऑक्शनियर सेलर का ही एजेंट है, गवर्न बाय लॉ ऑफ एजेंसी। रूल्स पे आ जाते हैं। पहला रूल कहता था हमारा, इफ द गुड्स आर सोल्ड इन लॉट, एवरी लॉट इज सेपरेट सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हर लॉट अलग से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाएगी। दूसरा बोला कैसे कंप्लीट होगी, 99% फॉल ऑफ हैमर, बट इट कैन बी कंक्लूडेड इन द एनी अदर कस्टमरी मैनर ऑल्सो। उस एरिया में कोई और कस्टम चल रहा है, क्लैपिंग विसल, वो भी चलेगा, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, सेलर हमारा रिजर्व कर सकता है राइट टू बिड। रिजर्व किया तो एक बार बोली लगा सकता है, एक से ज्यादा नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता था, इफ द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर। इस बार क्या है, सेलर ने हमारे राइट टू बिड रिजर्व नहीं किया। अब फिर भी अगर वो बोली लगाता है, किसी और के थ्रू बोली लगवाता है, या ऑक्शनियर जानबूझ के ऐसी बोली को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लॉफुल, इट विल बी कंसिडर्ड एज फ्रॉडुलेंट। लिखा था ना। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि रिजर्व प्राइस या मिनिमम प्राइस हो सकता है, जिससे नीचे ऑक्शन सेल वैलिड नहीं होती। प्रिटेंडेड बिडिंग, अपने ही आदमी प्लान करेगा, ऊंची बोली लगाओ सो एज टू हाइक द प्राइस, बायर को बाद में पता चले तो वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन। क्लियर है क्या, बताओ। और एक चीज और याद रखना, अभी एक एग्जांपल आएगा इसमें, आपका लॉजिक कहीं भी जाए, आपको लगे ना गलत है, तो भी ऑक्शन सेल पूरी हो जाती है ऑन द फॉल ऑफ हैमर। ऑक्शन सेल इज कंप्लीटेड ऑन द फॉल ऑफ हैमर, चाहे कितना ही इलॉजिकल क्यों ना लगे आपको। ऑक्शन सेल जैसे ही हैमर फॉल हुआ, थर्ड वाला कंप्लीटेड, आपने कंडीशन लगाई थी चेक जब हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा तब ओनरशिप मिलेगी, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लास्ट हैमर फॉल हुआ ना, ओनरशिप ट्रांसफर्ड है। एक्सेप्टेंस हैज टू बी अनकंडीशनल, पढ़ा था ना। फॉल ऑफ हैमर में कंडीशन का काम नहीं है। अब इसी टॉपिक को करा रही हूँ एक बार आईसीआई से। हाँ, उसमें ये दे रखा था कि ऑक्शनियर जानबूझ के एक्सेप्ट करे, वो भी था, है ना। सेलर खुद लगाए, वो भी था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वो सेकंड वाला ही आएगा, अपने आदमी प्लान करेगा ये, क्यों, क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहता कि मैं लगा रहा हूँ बोली, सिर्फ क्या करना चाहता है, प्राइस को बढ़ाना चाहता है। वही कहा ना, बार बार जो बोलती हूँ, पकड़े जाओ तो चोर, वरना साहूकार। पकड़ा जाएगा तभी तो वो बोलेगा ना वॉइडेबल एट माई ऑप्शन, पता ही नहीं चला तो भाई सही है, सब सही चल रहा है, क्या दिक्कत है। देखो ऑक्शन सेल में क्या दिया है, अंडरलाइन करेंगे यहाँ से, ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग द बिड्स पब्लिकली। किसको बेचेंगे, सबसे ऊंची बोली जिसने लगाई। ऑक्शनियर किसका एजेंट है, सेलर का, और इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ एजेंसी। दिया हुआ है ना, देखो, एजेंट ऑफ सेलर, एजेंट ऑफ सेलर, इतना ही करना है। फिर आ जाना लीगल रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल। गुड्स को बेचा गया लॉट में, तो
every lot is prima facie deemed to be subject of separate contract of sale. हर lot अलग से contract of sale बनाएगी. फिर क्या आया? completion of contract of sale. कैसे? fall of hammer or in any other customary manner. right to bid may be reserved. कौन रिजर्व कर सकता है? seller. right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller. तो वो बोली लगा सकता है बट नॉट अदरवाइज, और वो भी सिर्फ कितनी बार? एक बार. सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर. इसका मतलब राइट टू बिड इस बार रिजर्व नहीं किया हमारे सेलर ने, नहीं किया, तो इट विल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ. ना तो खुद लगा सकता है, ना किसी पर्सन के थ्रू लगवा सकता है, ना ही ऑक्शनियर ऐसी बोली को एक्सेप्ट कर सकता है. अगर करेगा विल बी कंसीडर्ड एज फ्रॉडुलेंट. अगर करेगा विल बी कंसीडर्ड एज फ्रॉडुलेंट. समझ आई चीज की नहीं आई? बताओ बेटा. नेक्स्ट, रिजर्व प्राइस हो सकता है. सेल में भी नोटिफाइड सब्जेक्ट टू रिजर्व प्राइस. होता क्या है वो मैंने आपको लिखवा दिया वहां पे. इट इज द मिनिमम प्राइस बिलो विच ऑप्शन सेल इज नॉट वैलिड. प्रिटेंडेड बिडिंग क्या होती है? सेलर अगर प्रिटेंडेड बिडिंग का यूज करता है प्राइस को बढ़ाने के लिए, सेल इज वॉइडेबल. किसके ऑप्शन पर? बायर के ऑप्शन पर. क्लियर है क्या? बताओ. नेक्स्ट आया एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल को पढ़ो. पी ने एक कार बेची है बाई ऑक्शन. सबसे ऊंची बोली किसने लगाई? क्यू ने. और उसे कहा गया तुम ये कार ले जाओ, लेकिन चेक जो है दे रहा है वो बंदा, और एग्रीमेंट साइन करो कि तुम्हें ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब ये चेक क्लियर हो जाएगा. मीनवाइल क्या हुआ? टिल द चेक वाज क्लियर. क्यू ने कार बेच दी किसको? आर को. अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या सेल और सब सेल वैलिड है क्या? दोनों वैलिड है, क्योंकि फॉल ऑफ हैमर तो हो गया ना. क्या लिखा? इट वाज हेल्ड दैट प्रॉपर्टी वाज कॉज्ड ऑन द फॉल ऑफ द हैमर, देयरफॉर आर हैज गुड टाइटल. बोथ द सेल एंड सब सेल आर वैलिड. ठीक है. आपको देखो थोड़ा सा इलॉजिकल लग सकता है. एग्रीमेंट साइन कराया था, है ना, कि जब तक पैसे नहीं आएंगे ना तब तक तुम्हें ओनरशिप साइन नहीं होगी. अरे भाई, फॉल ऑफ हैमर एक्सेप्टेंस है. एक्सेप्टेंस हैज टू बी अनकंडीशनल. याद करो, ऑफर में कंडीशन लगा सकते हो, कंडीशन अपनी एक्सेप्टेंस में नहीं होती. तो कितना भी इलॉजिकल लगे, फॉल ऑफ हैमर ओनरशिप ट्रांसफर. समझ आ गई चीज की नहीं? बताओ. ये ऐसा एग्जाम्पल है. थ्योरी तो इस पे आ चुका है एक बार. प्रैक्टिकल बनाएगा तो 99% मुझे लगता है ये एग्जाम्पल उठ के आएगा, अगर आ गया तो आप याद रखना सेल और सब सेल दोनों वैलिड है. ऑप्शन सेल के बारे में शॉर्ट में बताना, वो बनेगा तुम्हारा लीगल प्रोविजन. ठीक है. और इसके अंदर आंसर यही देके आना है कि जैसे ही फॉल ऑफ हैमर होता है ओनरशिप ट्रांसफर. सब सेल एंड सेल बोथ आर वैलिड. आर ब्रीच क्यों करेगा? उसने तो कार खरीद ली ना बेटा क्यू से. पैसे नहीं दिए वो क्यू जाने यार जाने. क्यू को तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई फॉल ऑफ हैमर पे. अगर इनके बीच का एग्रीमेंट ब्रेक हुआ तो फिर वही है कि रेमेडी ले लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की. ये कॉन्ट्रैक्ट तो सेपरेट है ना इनके बीच में, और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो रेमेडी हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 5 में. क्या क्या रेमेडीज होती है? डैमेजेस ले लो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, क्वांटम मेरिट पढ़ी थी ना. तो उनमें से जो रेमेडी आपको सुटेबल लगती है वो आप ले लो. आगे क्या दिया? इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ टैक्सेस. ये यहीं से करना है. एक्चुअली क्या हुआ कि भाई टैक्स रिवीजन हो गया. एग्रीमेंट हुआ सेल का, इससे पहले कि वो सेल में बदलता. एग्रीमेंट टू सेल हुआ, इससे पहले कि वो सेल में बदलता. टैक्स रिवीजन हो गया. टैक्स रिवीजन हो गया इसका मतलब क्या है? टैक्स रिवीजन मतलब या तो टैक्स की रेट इंक्रीज हो गई या फिर टैक्स की रेट डिक्रीज हो गई, नया टैक्स लगा दिया गया या पुराने वाले टैक्स को हटा दिया गया. इन चार में से एक काम हो गया. ठीक है. देन द प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी टेकन अकॉर्डिंगली. अगर टैक्स कम हुआ है बेनिफिट बायर को मिलेगा, अगर टैक्स बढ़ गया है बायर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. अब ये टैक्स की बात करेगा, चल तो रहा है पुराने हिसाब से, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, है ना,
और कस्टम ये सब चलेगा, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स। आजकल कॉमन चल रहा है तुम्हारा कौन सा, जीएसटी। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में और इससे पहले कि वो परफॉर्म होता, क्या हो गया, टैक्स रिवीजन। मतलब टैक्स इम्पोज कर दिया गया, लगा दिया गया, टैक्स की रेट बढ़ा दी, टैक्स की रेट कम कर दी, टैक्स हटा दिया। ठीक है, विदाउट एनी स्टिपुलेशन टू द पेमेंट ऑफ द टैक्स, पार्टीज विल बी एंटाइटल्ड टू रीच द प्राइस ऑफ द गुड्स अकॉर्डिंगली। मतलब टैक्स बढ़ा तो बायर को एक्स्ट्रा देना है, टैक्स कम हुआ तो बायर को बेनिफिट मिलेगा। कौन कौन से टैक्स लगते हैं इसने बताया, कस्टम, एक्साइज, सेल्स। कस्टम, एक्साइज, सेल्स, यूजुअली बात करें तो आजकल जीएसटी। आगे देखो क्या दिया, द बायर विल हैव टू पे द इंक्रीज प्राइस। जब टैक्स क्या हो गए, इंक्रीज, और he will get the benefit of reduction if the taxes are curtailed. Seller may add the increased taxes in the price, but it can be excluded by an agreement to the contrary. अच्छा, कैसे देखो, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं खाना खाने, तो कई बार मेनू कार्ड देखते हो तो उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, और कई बार लिखा होता है कि टैक्सेस एक्स्ट्रा, जीएसटी एक्स्ट्रा होता है। तो अगर देखो इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस लिखा हुआ है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में, अब तो टैक्स रेट बढ़ जाए या घट जाए फर्क ही नहीं पड़ता, जो प्राइस है वही फाइनल प्राइस है। बाय एग्रीमेंट बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते बताओ। अगर उसमें लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, मतलब आपको 1 रुपया भी ऊपर से नहीं देना, जो ये दिख रहा है वो क्या है, फाइनल प्राइस है। समझ आ रही है चीज। तो इसमें तो बाई एग्रीमेंट आपने बोल दिया कि भाई अगर इंक्रीज भी हो जाए रेट या डिक्रीज भी हो जाए तो तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें तो यही प्राइस देना है, तब तो वही प्राइस लग जाएगा ना। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता जीएसटी एक्स्ट्रा, टैक्सेस एक्स्ट्रा, तो फिर क्या होता, तो हमारा ये पॉइंट लग जाता, टैक्स रेट बढ़ी तो बड़े पे दो और कम हो गई तो फिर तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। क्या लिखा है, हाउ एवर is excluded by an agreement to the contrary। बाय एग्रीमेंट आप इसको बदल सकते हो, एग्रीमेंट में आप लिख सकते हो दैट प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, तो फिर चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो क्या फर्क पड़ता है, वो तो फाइनल प्राइस है ना। ये हमने क्या लिखवा दिया, प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, फाइनल प्राइस है। क्लियर है कि नहीं बताओ, छोटा सा सेक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में परफॉर्म होता, उससे पहले टैक्स रिवीजन हो गया, प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। अगर प्राइस बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, बायर को इंक्रीज रेट पे करना है, अगर टैक्स कम हो गया तो बायर को बेनिफिट मिलेगा। दिस रूल कैन बी चेंज बाय एग्रीमेंट, बाय कॉन्ट्रैक्ट आप इसको बदल सकते हो। क्लियर है क्या बताओ बेटा, समझ आ गई चीज। तो ये हमने यहाँ पर यूनिट नंबर 4 कंप्लीट की। एक पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मैम सेलर ने बोली लगाई, फिर उससे ऊपर बोली और किसी ने नहीं लगाई, तो ठीक है भाई, सेलर ने जो बोली लगाई उसी पे मान लेंगे सेल हो गई। तो भाई वही मैंने बोला था, उसको लग रहा है मेरी प्रॉपर्टी बहुत सस्ते दामों में बिक रही है, तो क्या कहता है कि भाई इससे बढ़िया तो मैं अपने पास ही रख लूं, वही काम किया है उसने। इससे ऊपर की बोली लग गई 1 रुपए की भी, तो अब ये दोबारा लगा नहीं पाएगा। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे राइट दिया ना, राइट टू बिड, एक बार बोली तुम भी लगा सकते हो, तो मतलब ये है कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रह गई, किसी और को ट्रांसफर नहीं हुई। लेकिन ऑक्शन सेल के खर्चे, न्यूज़पेपर नोटिस के खर्चे, वो सारे सेलर के लग गए फालतू। और ये कह रहा है कि भाई इतनी कम रेट में तो अच्छा है कि मैं अपने पास ही रख लूं, इसलिए उसने ऐसा किया। सेलर को लगेगा ना कि भाई अगर इतनी कम रेट पे बिक रही है, इससे बढ़िया तो अपने पास ही रख लूं, तो इसने क्या किया, प्राइस कंट्रोल करने का एक तरीका है, राइट टू बिड रिजर्व कर लिया कि एक बोली तो मैं भी लगा सकता हूँ, बट सिर्फ एक से आगे नहीं। 10 लाख 10 लाख 1 रुपए की बोली लग गई ना, अब ये दोबारा नहीं लगा सकता। क्लियर है क्या बताओ। तो हमने यहाँ पर यूनिट नंबर 4 अपनी कंप्लीट की है। एक बार देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हैं क्या अपने आईसीआई वाले। फर्स्ट हो गया था, सेकंड करा दिया, थर्ड करा दिया, फोर्थ बाकी है और फिफ्थ बाकी है। फिफ्थ को होमवर्क लगाओ, फोर्थ अपन करते हैं।
7 करा दिया था। सेक्शन 53 का एक्सेप्शन नंबर 2 लगा था कि बायर को चले गए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और बायर ने आगे भेज दिया किसको, बोनाफाइड परचेजर। ठीक है, अनपेड सेलर का राइट ऑफ लिया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म। सेकंड एक्सेप्शन ये वाला क्वेश्चन करना है, फोर्थ वाला। क्या लिखा है इसमें, पढ़ो एक बार। सूरज सोल्ड हिज कार टू सोहन फॉर ₹75,000 आफ्टर इंस्पेक्शन सेटिस्फेक्शन। सोहन ने कितने पे कर दिए, 25,000 और कार का पोजीशन ले लिया और कहा कि ये मैं कब दूंगा, एक विद इन अ मंथ। लेटर ऑन सोहन रिफ्यूजेस टू गिव द रिमेनिंग अमाउंट ऑन द ग्राउंड दैट द कार वाज नॉट इन गुड कंडीशन। आपको बताना है कि क्या रेमेडी मिलेगी। एडवाइस सूरज एज टू व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू हिम अगेंस्ट द सोहन। अब इसका आंसर आईसीआई ने जिस फॉर्मेट में दिया है वही फॉर्मेट लेना है, तो डायरेक्टली आएंगे किस पर, आंसर पार्ट पे। स्यू फॉर प्राइस का ऑप्शन था ना, वही लिया है यहाँ पर। स्यू फॉर प्राइस में 2 पॉइंट थे, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बायर को, ठीक है, और दूसरी तरफ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। सेक्शन नंबर 55 ही था आपका। अनपेड सेलर के पास राइट होता है, ही कैन फाइल अ स्यू फॉर द प्राइस अगेंस्ट द बायर, और ये दोनों वही पॉइंट है जो मैंने आपको समझाए थे। पहले में कहेगा ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई, दूसरे में कहेगा ओनरशिप बायर को ट्रांसफर नहीं हुई। दोनों में क्या लिखा होगा, बायर wrongfully neglects or refuses to pay for the goods, बायर wrongfully neglects and refuses to pay for the price, ये लिखा है। सेलर कैन sue for the price, सेलर कैन sue for the price, दोनों जगह आ रहा होगा। अरे बस यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा थी, प्राइस इज पेबल ऑन अ डे इरेस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। आपको एग्जांपल दिया था, याद करो। 1 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, लिखा हुआ है 10 मार्च को तो प्राइस पे करना है और 15 को डिलीवरी होगी सपोज करो, तो प्राइस इज पेबल ऑन अ डे इरेस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। अब यहाँ पे प्राइस का पेमेंट 10 तारीख को नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमारा बायर जो है वो केस फाइल, सेलर जो है वो केस फाइल कर सकता है फॉर द प्राइस, ऑल्दो ओनरशिप अभी तक बायर को ट्रांसफर नहीं हुई थी। ये सू फॉर प्राइस का जो पॉइंट समझाया था ना, वो चला गया लीगल प्रोविजन में। आगे क्या लिखा देखो, प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन, सूरज विल सक्सीड अगेंस्ट द सोहन फॉर रिकवरी ऑफ द रिमेनिंग पॉइंट। क्या लिखा है, अपार्ट फ्रॉम दिस सूरज इज ऑल्सो एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग। मतलब टोटल उसको अमाउंट मिल जाएगा, पूरे का पूरा जितना भी अमाउंट लगा है ना उसका सारा मिल जाएगा, जितने कोर्ट के खर्चे लगे वो भी मिल जाएंगे, जो अमाउंट आपने इतने दिन तक रोक के रखा उस पर ब्याज भी ले लेगा, कोर्ट के खर्चे मिल जाएंगे सारे। इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, जब तक कि निर्णय नहीं आया उतने समय तक आपका पैसा रुका रहा, उसके लिए क्या ले लो, ब्याज ले लो। ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ था जो डिफरेंट था, जो मैंने अभी अभी आपको कराया। ठीक है, क्लियर है क्या, बता दो मुझे एक बार, समझ आ गई ना चीजें वाली। ये एक डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको यहाँ से करा दिया। देखने में क्या लगता है, यूनिट 2 में भी ले जा सकते हैं, बढ़ जाएगा किसमें, अनपेड सेलर में। ये हमने यूनिट कंप्लीट की है, हमारी यूनिट नंबर 4। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट यूनिट नंबर 1।